राज्य और समाज। पुराने यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तू ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं समझते थे। उनकी इस विचारधारा का मुख्य कारण यह था कि प्राचीन समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। उस समय के नगर राज्य न केवल राजनीतिक संगठन ही थे बल्कि मानव जीवन के हर पहलू पर उनका नियंत्रण था। इस कारण प्लेटो और अरस्तू के समय राज्य और समाज में अंतर करना लगभग असंभव था। आधुनिक युग में भी हेगल और कांट बोसांग के जैसे दार्शनिक आदर्शवादी राजनीतिक वैज्ञानिक भी समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं मानते। इस तरह जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा आदि अधिकारियों में समाज और राज्य के परस्पर विरोध को स्वीकार करने से इनकार किया है। उनका ऐसा मुख्य कारण कि वे व्यक्तियों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसी कारण राज्य के महान समझते हुए मुसोलिनी ने कुछ कहा है कि सब कुछ राज्य में है और राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। जिन देशों में आज भी निरतंत्र है वहाँ पर राज्य को सर्वशक्तिमान माना जाता है और राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता। परंतु यह विचार गलत है। वास्तव में राज्य और समाज में दोनों में विभिन्न अंतर है। इनके अंतर को समझने के लिए जानना जरूर अनिवार्य है कि राज्य क्या है और समाज क्या है। राज्य क्या है? एक राष्ट्र के निवास जहाँ कुछ लोग एक निश्चित क्षेत्र में एक संगठित सरकार के अधीन हो और वह सरकार आंतरिक विषयों में उनकी प्रभुसत्ता को व्यक्त करने का साधन हो। बाह्य विषयों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र हो, वह राज्य होता है। साधारण शब्दों में लोगों का समूह किसी निश्चित धरती पर संगठित रूप में रहता हो और उनकी अपनी सरकार हो, वह बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो, उसे राज्य कहना उचित है। समाज क्या है? प्राय समाज शब्द का प्रयोग ठीक रूप में नहीं किया जाता। कई बार हम किसी समुदाय या संघ के लिए समाज शब्द का प्रयोग करने से भी संकोच नहीं करते, जैसे भारतीय युवा समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, साधु समाज। वास्तव में ये सब समुदाय हैं, उनके सब के समाज शब्द का प्रयोग गलत है। समाज एक अत्यंत विस्तृत संगठन है जिसमें प्रत्येक समुदाय, संगठन और संप्रदाय आ जाते हैं। डॉक्टर जैक्स के अनुसार मानव के मित्रतापूर्ण अथवा कम से कम शांतिपूर्ण संबंधों का नाम समाज है। प्रसिद्ध विद्वान मैकाइवर के अनुसार मानव के परस्पर इच्छायुक्त संबंधों का नाम ही समाज है। सनमरो केलर के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह है जो आजीविका प्राप्त करने के लिए मानव जाति की स्थिरता के लिए एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। राज्य और समाज की परिभाषाओं का निरीक्षण करने से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य और समाज में दो भिन्न संस्थाएं हैं जिनमें अनेक प्रकार के अंतर हैं। राज्य समाज के परस्पर अंतर का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से या निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, समाज राज्य से पहले था। जिससे मानव जाति का उदय है, मानव समाज में ही रहा। इसका अभिप्राय है कि समाज का आरंभ मानव जाति के आगमन से हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। धातु और पाषाण के युग में भी समाज का अस्तित्व था, चाहे विकसित या सभ्य रूप समाज का रूप नहीं था। वास्तव में समाज उतना ही प्राचीन है जितनी मानव जाति। परंतु राज्य उस समय अस्तित्व में आया जब मानव में राजनीतिक जागृति आई। यदि कहा जाए कि समाज जीवन नियमित और सुखी बनाने के लिए राज्य का जन्म हुआ था, या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिए राज्य के कानून भी सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते हैं। कोई भी राज्य स्थापित मान्यता प्राप्त राज्य के कानून को नष्ट करने का साहस नहीं कर सकता। और समाज राज्य से पहले अस्तित्व में था और राज्य तब अस्तित्व में आया व्यक्तियों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। समाज का उद्देश्य नंबर 2, समाज का उद्देश्य राज्य के उद्देश्य अधिक विकास है। समाज का उद्देश्य समाज और राज्य में अधिक
अंतर है। समाज व्यक्ति के जीवन के विशेष पक्ष से संबंध नहीं बल्कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन से उसका संबंध होता है। मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष से समाज संबंधित है, जबकि राज्य का उद्देश्य मानव जीवन में एक ऐसा राजनीतिक प्रबंध स्थापित करना है जो समाज में कानून की स्थापना और शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना कर सकते हैं। यह सत्य है कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष के विकास का प्रयत्न करता है, परंतु फिर भी मानव जीवन की अनेक बातें राज्य के क्षेत्र से अलग हैं। एक और नहीं सत्य है कि राज्य की सर्जना है जो न तो समाज के समकालीन है, न ही समाज जितनी विशाल। यह समाज में किसी विशेष के लिए निश्चित व्यवस्था है। राज्य के लिए निश्चित भूमि आवश्यक है, परंतु समाज के लिए नहीं। निश्चित भूमि के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसको राज्य नहीं कहा जा सकता, परंतु समाज के निश्चित भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु समाज की निश्चित भूमि की आवश्यकता नहीं होती। 1948 से पहले यहूदी यूरोप के बहुत के देशों में फैले हुए थे, परंतु उनके पास कोई निश्चित भूमि नहीं थी, इसलिए 1948 में यहूदियों का समाज तो था परंतु राज्य नहीं था। 1990 में निश्चित भूमि पर स्थायी रहना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्हें इजराइल नामक नाम राज्य स्थापित किया और समाज की कोई सीमा नहीं होती, निश्चित नहीं की जा सकती। इसका विस्तार किसी एक राज्य की सीमाओं तय संपूर्ण विश्व में हो सकता है। राज्य की सीमाएं समाज की गतिविधियों को सीमित नहीं कर सकती। एक और ने उचित ही कहा कि समाज शब्द का भूभाग के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध मानव के पर्यावरण के साथ नहीं बल्कि मानव के साथ है। राज्य के पास प्रभुसत्ता है और समाज के पास नहीं। प्रभुसत्ता राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुसत्ता के अस्तित्व के कारण ही राज्य व्यक्तियों और संस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ होता है और बाह्य देशों के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। राज्य के पास दबाव शक्ति है जो राज्यों को अन्य संस्थाओं समाज से अलग करती है। राज्य कानून का निर्माण कर जिनका पालन करना सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति को कानून के अमल को दंड दे सकता है। इसके विपरीत समाज के पास प्रभुसत्ता जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रभुसत्ता केवल राज्य का एक विशेष लक्ष्य है। प्रभुसत्ता के अभाव में समाज के नियमों के पीछे दबाकारी शक्ति का अभाव है, इसलिए व्यक्ति को समाज किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई व्यक्ति समाज नियम को तोड़ता है तो सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक निंदा आवश्यक रूप से समाज में कर सकता है, उससे अधिक कोई उसको दंड नहीं दिया जा सकता। राज्य का क्षेत्र यात्री या उसका बल, उसकी शक्ति, कठोरता, उसकी कार्यविधि है। राज्य के लिए नंबर 5 संगठन के लिए राज्य के लिए संगठन आवश्यक और समाज के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं होती। राज्य और समाज के संगठन के विशेष अंतर है। समाज अनेक संस्थाओं या समुदायों का समूह है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाते हैं। प्रत्येक संस्था या समुदाय मानव जीवन के किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं। यह समुदाय अपने क्षेत्र में मानव जीवन के प्रति समाज के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। समाज में कोई भी एक ऐसी केंद्रीय सर्वशक्ति नहीं होती जो सभी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इस कारण संपूर्ण रूप से समाज का कोई संगठन होना संभव नहीं है। ठीक है कि समाज के विभिन्न समुदाय, संप्रदाय, संगठन भी हो सकती है और असंगठित भी हो सकती हैं, परंतु समाज संपूर्ण रूप से संगठित नहीं हो सकता। कई बार एक समाज में अनेक व्यक्ति अनेक राज्यों में फैले हुए होते हैं। जिस तरह जर्मन, यहूदी, हिंदू, मुसलमान आदि जातियों धर्मों के लोग संसार के विभिन्न कोनों में फैले हुए हैं। स्पष्ट यह है कि इनके संपूर्ण समाज का संगठित होना असंभव है। इसकी अपेक्षा राज्य के लिए संगठित होना आवश्यक है। संगठन के बिना राज्य का अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। यदि किसी के पास संगठन नहीं है तो वो राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को
यदि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए संगठन का होना भी जरूरी है। राज्य का अपना सरकार राज्य का संगठित रूप है। राज्य की इच्छा को वास्तविक रूप देना उसका ही उत्तरदायित्व है। सरकार अपना कार्यपालिका न्यायपालिका अंगों द्वारा इस तरह से संगठन समाज का ही नहीं बल्कि राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है। राज्य का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति की बाह्य अवस्था है और समाज का आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाओं से होता है। राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य अनेक कानून का निर्माण करता है जिनका पालन करना राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन कानून का उल्लंघन करता है तो राज्य अवश्य ही उसे कानून के अनुसार दंड दे सकता है। यह एक वर्णनीय है कि व्यक्तियों का जो कार्य में नहीं आते उनको कोई दंड नहीं दे सकता। उदाहरण से कोई व्यक्ति किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के कानून का उल्लंघन न होने के कारण ऐसे व्यक्ति को इन राज्यों में कोई दंड नहीं आ जा सकता। इसके अतिरिक्त राज्य मनुष्यता के साथ संबंधित नहीं। कहने का अभिप्राय यदि कोई व्यक्ति अवैध बात सोचता भी है तो राज्य के अधिकार तब तक उसके विरुद्ध वैधानिक कार्य करने से होगा जब तक वह अपने विचारों को सामाजिक रूप न दे या वक्त न करें। जहाँ तक समाज का संबंध है, समाज व्यक्ति को आंतरिक बंधन से समझे। व्यक्ति का जो कार्य अवैध होता है उससे नैतिक और समाज विरोधी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जहाँ राज्य के कानून के अधीन दंड दिया जाता है वहाँ पर समाज की निंदा और अवहेलना से भी नहीं बच सकता। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के कुछ अनैतिक कार्य जो राज्य की दृष्टि अवैध नहीं होते समाज की दृष्टि में उससे निंदनीय समझे जाते हैं। उदाहरण से यदि कोई व्यक्ति किसी लालच या लालसा के कारण धर्म को छोड़ दूसरे धर्म को ग्रहण करता है तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य के किसी कानून का उल्लंघन कर परंतु फिर भी वह धार्मिक समाज की निंदा का शिकार अवश्य रूप से होता है। समाज के लोग अवश्य रूप से इसकी आलोचना करते हैं। व्यक्ति की यानी प्रत्येक नैतिक सोच के कारण प्रत्येक नहीं है। इस तरह से स्पष्ट रूप में राज्य मुख्य रूप है भाई में है परंतु राज्य समाज के क्षेत्र की प्रकार की अवस्था से है। नंबर 7, राज्य समाज का एक भाग है। राज्य की विशेष क्षमताएं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में अनेक राजनीतिक, धार्मिक, समाज, आर्थिक संस्थाएं बनती है। राज्य भी उनमें से एक है और समाज में वे सभी शामिल हैं। इसीलिए राज्य एक पूरा समाज नहीं बल्कि समाज का एक भाग है। निष्कर्ष उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समाज और राज्य में अनेक अंतर हैं। राज्य और समाज में अंतर न करने का अभिप्राय व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष में राज्य के अस्तित्व को उचित ठहराना है। प्रोफेसर मैकाइवर ने उचित ही कहा कि समाज और राज्य को एक समान समझना बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने के समान है और ऐसा न करने से न तो राज्य का और न ही समाज का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। समाज और पर्याप्त जानने के लिए बावजूद भी इस बात की जान के समाज दोनों के दूसरे पृथक करना लगभग असंभव है। वास्तव में दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और समाज के अस्तित्व के लिए शांतिपूर्ण होने का अनिवार्य ऐसा वातावरण तैयार करने का कार्य राज्य के कानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।